हाय बेटा, केम छो? लास्ट लेक्चर में हमने जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्यूमुलेटेड डाइन देखा. नाउ we'll see geometrical isomerism in conjugated die-in. Now this is very important. Now we know what is the meaning of conjugated die-in, or we'll see conjugated polyins, not just die-in, but polyins. Now conjugated means double bonds alternatively arranged. Double, single, conjugated pi bonds are there. And whenever there is a conjugated pi bonds, there is a stability because of resonance. So जब भी conjugated pi bond होता है वहाँ पे stability होगी due to resonance. But right now we are not talking about resonance. We are talking about GI, geometrical isomerism. अब अच्छी तरह से समझ लो. Such a way there is double, single, conjugated die-ins, polyins, conjugated pi bonds are there. So now here there may be cis trans around this pi bond, cis trans around this pi bond, cis trans around this pi bond. There is cis and trans geometrical isomer around each pi bond. So as number of pi bond increases, total geometrical isomer increases. But that also we have to see that this is double bond containing carbon and there is 2 hydrogen on it. And if double bond containing carbon has 2 same group, that will not show geometrical isomerism. तो ये पाई बॉन्ड में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा. फिर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है एंड नेक्स्ट वो कार्बन है जिस पे एक हाइड्रोजन है, देन डबल बॉन्ड है, कार्बन उस पे एक हाइड्रोजन, उस पे पूरा नेक्स्ट ग्रुप, फिर एक हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर H NCH3. ऐसे अरेंजमेंट होता है. अब इसके अराउंड में तो सिस ट्रांस नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप है. इट मीन्स लास्ट कार्बन पे अगर CH2 डबल बॉन्ड होता है तो उस पे 2 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं मिलेगा. नाउ दिस विल बी cis or trans. This is cis. 2 large group are on same side. 2 hydrogen on same side. अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है इसके अराउंड cis या trans, तो cis ये दोनों लार्ज ग्रुप एक साइड है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन तो होता ही है जो लिखते नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम साइड cis. यहाँ पर भी cis, ये दोनों लार्ज ग्रुप सेम साइड, 2 हाइड्रोजन सेम साइड. तो यहाँ पे cis trans कई सारे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है. तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं ये काउंट करना है, लेकिन अंडरस्टैंड केयरफुली, ये पाई बॉन्ड को हमें काउंट नहीं करना है. जिसमें जीआई मिलते हैं उसी पाई बॉन्ड को हमें काउंट करना है. यहाँ पे CH2 की वजह से जीआई नहीं मिलेगा तो ये पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे, ये 2 ही हम काउंट करेंगे. इसका सिस ट्रांस, टोटल 4 जीआई हमें मिलेंगे. तो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमारे पास है तो उसमें हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म or geometrical isomers are possible, how we can count. तो understand carefully. अगर डिफरेंट एंड है हमारे पास, डिफरेंट एंड्स, इसका मीनिंग क्या है उसका एग्जांपल हम लेंगे अभी. तो उसमें टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने मिलेंगे? 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. बट अगर सेम एंड्स है हमारे पास
then number of geometrical isomerism 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to p minus 1. Now what is p and how its value we'll see, how its value we can find it. अगर दोनों एंड सेम है then we have to see that double bond, number of double bond which is n. If n is odd, then value of p will be, and if n is even, then value of p will be n by 2 n plus 1 by 2. जस्ट याद रखने के लिए, अगर वो इवन नंबर है तो डायरेक्टली वी कैन डिवाइड इट बाय 2. इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही, लेकिन ऑड नंबर लाइक 5 तो 5 by 2 विल नॉट गेट होल नंबर, सो 5 plus 1 by 2 कर देंगे. ये जस्ट याद रखने के लिए, अदरवाइज फॉर्मूला तो यही है, उस लॉजिक के हिसाब से नहीं है, लेकिन हमें याद रहे इसलिए. अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन है तो डायरेक्टली वी कैन डिवाइड बाय 2 मीन्स p इज इक्वल टू n by 2. अगर वो ऑड नंबर होगा तो n में एक ऐड कर दो फिर by 2 कर दो, वेयर n इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है. अब देखते हैं एग्जाम्पल. अब टू एंड्स आर सेम और डिफरेंट, तो एंड किससे बोलेंगे? यहाँ पे लास्ट में क्या है? CH3, यहाँ पे लास्ट में क्या है? CH3. तो क्या ये दोनों एंड सेम हुए? नहीं. हम एंड किससे बोलेंगे? जो लास्ट डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है. तो लाइक ये लास्ट डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है, उसके साथ एक तो हाइड्रोजन होगा और एक ये इथाइल ग्रुप है CH2 CH3. दिस इज इथाइल. यहाँ पर जो लास्ट डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है उसके ऊपर एक तो हाइड्रोजन होगा और उसके ऊपर 1 2 3 कार्बन है. तो ये दोनों एंड सेम नहीं हुए. तो एंड को हम जस्ट लास्ट कार्बन से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग लास्ट कार्बन है उसके बाद जो भी होगा दैट इज कॉल्ड एंड. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के इस साइड क्या है? 2 carbons, either 3 carbons, means we have different ends. अगर different ends हुआ तब तो very simple, 2 raised to n, where n is number of pi bond. How many pi bonds are there? 1 2 3. There are only 3 pi bonds, so n is equal to 3. So how many Gi is possible? 2 raised to n, 2 raised to 3, it will be 8. Total 8 geometrical isomers will get. तो एग्जाम्पल्स भी लिखते रहना पोज करके. जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन, इस पाई बॉन्ड के अराउंड अरेंजमेंट सिस है या ट्रांस? सिस. दोनों लार्ज ग्रुप सेम साइड, यहाँ भी सिस, यहाँ भी सिस. अगर ऐसा है तो फर्स्ट विल डिसाइड इज एंड्स आर डिफरेंट और सेम. अब एंड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर भी कुछ और, एंड तो डिफरेंट दिख ही रहा है, एंड तो सेम नहीं है. नाउ एन, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. नो. अभी हमने बोला था कि लास्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड आता है तो उस पे 2 हाइड्रोजन तो होंगे ही. तो इस 2 हाइड्रोजन विच इज सेम ऑन सेम कार्बन, तो यहाँ पर तो सिस ट्रांस नहीं मिलेगा, तो ये पाई बॉन्ड हम काउंट नहीं करेंगे. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं देगा, तो ये पाई बॉन्ड हमें काउंट नहीं करना है. तो ये पाई बॉन्ड काउंट मत करो. दिस इज लास्ट पाई बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एंड यहाँ पे दिस इज लास्ट पाई बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन. सो अब इसके बाद में मिथाइल है, इसके बाद में 2 कार्बन्स हैं और उसमें एक पाई बॉन्ड है. मीन्स यहाँ से देखो और यहाँ से देखो तो 2 एंड सेम नहीं है, डिफरेंट है. तो डिफरेंट एंड है तो एकदम सिंपल हो गया, 2 raised to n Gi
अब n कितना 1 2 3 4 5, ये नहीं, इसको नहीं काउंट करना। तो 32। तो इस तरह से एकदम सिंपल लॉजिक है इसमें। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन, अराउंड दिस पाई बॉन्ड देयर इज सिस और ट्रांस, ये ग्रुप लार्ज इस तरफ है, ये लार्ज उस तरफ है। अगर आप हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, इसमें दो हाइड्रोजन भी ऑपोजिट आएंगे, तो ट्रांस ट्रांस ट्रांस, यहाँ पे ऑल आर ट्रांस। नाउ फर्स्ट विल डिसाइड एंड्स आर सेम और डिफरेंट। तो यहाँ पर जो लास्ट पाई बॉन्ड है उसके बाद 2 कार्बन है, यहाँ पर जो लास्ट पाई बॉन्ड है उसके बाद भी 2 कार्बन है, मीन्स सेम एंड्स आर देयर। अगर सेम एंड्स है तो नाउ वी हैव टू सी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड और इवन। तो 1 2 3 इट इज ऑड। तो पहले फॉर्मूला लिखो, GI कितना मिलेगा 2n-1 प्लस 2p-1। दिस इज मेन फॉर्मूला। बट व्हाट अबाउट P? अगर वो इवन नंबर होता तो n/2, ऑड नंबर है तो n+1/2। नाउ व्हाट इज n? हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 1 2 3। सो हियर n is equal to 3, 3 plus 1 4/2, so P is equal to 2, n is equal to 3, P is equal to 2. Just put that value. What will be total number of GI? 2/3 minus 1 means 2 plus 2/, P is equal to 2, 2 minus 1 is 1, 2 2 4 plus 2 6. We'll get total 6 geometrical isomer in this case. Now you decide. First we have to see ends are same or different. Last pi bond containing carbon, then only one carbon CH3. Last pi bond containing carbon, then only one carbon CH3. But this all formula is only applicable for conjugated diene. डबल सिंगल होता है तब भी। अगर वो cumulated diene होता 1 2 3 4 5 AB सेम साइड सिस, AA ऑपोजिट ट्रांस, इसमें कितने भी पाई बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन सिस एंड ट्रांस 2 ही आइसोमेरिज्म मिलेंगे, टोटल 2 आइसोमर्स ओनली, एंड दैट इज ऑल्सो इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर ऑड, इवन में नहीं, हमने कल देखा था ना। सो दिस इज ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड। नाउ एंड्स आर सेम एंड्स है तो n कितना 1 2 3 4 इवन है, ओके। GI 2n-1 प्लस 2p-1। अब P कितना होगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 2। तो टोटल नंबर ऑफ GI 2n 4 minus 1 3 plus 2p-1 P2 2 minus 1 1, 8 plus 2 10. So such questions are there in JEE and NEET. So understand it carefully. Just you have to remember this one. इतना हमें किसी भी तरह से याद रखना होगा। डिफरेंट एंड हुआ तो वेरी सिंपल 2n। ये ऑड इवन हमें कब देखना है, जब एंड्स आर सेम। तो डिफरेंट एंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, 2n डायरेक्टली हम कर देंगे तो मिल जाएगा।
Now, GI in substituted polyphenyl. Substituted polyphenyl. Phenyl ring means benzene ring. This is called biphenyl. And because of resonance, whenever there is alternative pi bond, there is always resonance. Benzene में तो है ही. बेंजीन में डबल सिंगल रेजोनेंस होता ही है, लेकिन बाइफिनाइल में कंटिन्यूस दोनों रिंग में रेजोनेंस होता है. कैसे? डबल सिंगल डबल, तो यहाँ भी कंटिन्यूस रेजोनेंस होगा. एंड व्हेनेवर रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज मोर. एंड रेजोनेंस कब होता है? अगर पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में, तब भी रेजोनेंस होता है. अगर वो प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फिनाइल रिंग एक ही प्लेन में होगी, जैसा आपको दिखता है वैसा ही सेम प्लेन में ये दोनों होगा, तभी रेजोनेंस पॉसिबल है. बट हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूटेड पॉलीफिनाइल. ऐसी फिनाइल रिंग तो कई होंगी, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए. अब यहाँ से जो दूसरा फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑर्थो पोजीशन ये दोनों हुआ एंड इसका ऑर्थो पोजीशन ये दोनों हुआ. वहां पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तब क्या होगा? तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आमने सामने ऑर्थो पोजीशन में आ रहे हैं, तो देयर विल बी रिपल्सन. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सन, वन फिनाइल रिंग, बिकॉज ऑफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, वन फिनाइल रिंग रोटेट इटसेल्फ टू 90 डिग्री. मीन्स उसका प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस there is no repulsion between xy because the plane is change. ये दोनों एक प्लेन में थे, लेकिन अब प्लेन चेंज हो गया. तो नॉर्मली दो फिनाइल रिंग तो सेम प्लेन में ही होती है, लेकिन अगर उसके ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन आ जाए आमने सामने, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन की वजह से ये एक फिनाइल रिंग अपना प्लेन चेंज करके परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिससे एक्स वाई में रिपल्सन नहीं होगा. अब यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिससे ये दोनों के बीच में रिपल्सन होने की वजह से वो अपना प्लेन चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो अब क्या हुआ? ये सपोज फर्स्ट फिनाइल रिंग ऐसे ही है, तो सेकंड रिपल्सन की वजह से ऐसे हो जाएगी, तो थर्ड वापिस ऐसे हो जाएगी. इट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड आर इन सेम प्लेन. एंड फर्स्ट में एक्स, यहाँ पे एक्स ऊपर है, वाई नीचे है, दैट वाई इट इज कॉल्ड सिस. जैसा हमने डाई इन, क्यूम्युलेटेड डाई इन में देखा था, ऑड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग विल गिव GI, सिस एंड ट्रांस. इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग विल गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दैट विल सी इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ऑड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग अगर होती है तो इसमें GI मिलेगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड में कंडीशन थी वो तो रहेगी ही. ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. यहाँ पे X है तो यहाँ पर भी अगर X होगा तो GI नहीं मिलेगा. यहाँ पर X है तो यहाँ पर एक ग्रुप तो X होना चाहिए, मीन्स दोनों में एक ग्रुप तो कॉमन होना चाहिए. वो सभी जो हमने पाई बॉन्ड में देखा था वो एप्लीकेबल है. जस्ट ऑड नंबर फिनाइल रिंग विल गिव GI, एंड दैट इज ऑल्सो इफ देयर इज सब्स्टिट्यूशन इन ऑर्थो पोजिशन. GI इन स्पाइरो कंपाउंड्स. स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो में डिफरेंट क्या है? तो हमने देखा था बाइसाइक्लो में क्या होता है, दो साइकिल तो होती हैं, दो रिंग तो होती हैं, लेकिन उसमें ये दो कॉमन कार्बन होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन. अब ये दोनों डायरेक्ट भी अटैच हो सकते हैं, बीच में कोई और कार्बन 1 2 3 भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, बट दो कॉमन कार्बन होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइसाइक्लो.
लेकिन अगर दो रिंग में एक ही कार्बन कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरो। तो स्पाइरो में अब यहाँ पे कार्बन कितना, इट डजंट मैटर, 6 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, या 4 कार्बन वाला भी हो सकता है, ये एक कार्बन कॉमन है, कुछ भी हो सकता है। एक कार्बन कॉमन वाली दो रिंग चाहिए, एक 5 मेंबर एक 6 मेंबर चलेगा, दैट इज स्पाइरो। सेम स्पाइरो कंपाउंड, यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप होंगे ए बी, यहाँ पर भी होंगे ए बी। अब ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। sp3 कार्बन के ऑल 4 बॉन्ड तो सेम प्लेन में होंगे ही नहीं, ऑल 4 बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं होंगे। अगर इस साइड वाले दो कार्बन के जो बॉन्ड है वो इस बॉन्ड पर ही है तो ये दोनों, एक आपकी साइड बाहर आएगा, एक अंदर जाएगा। इन शॉर्ट ये जो एक स्क्वायर है वो अगर ऐसा होगा, दूसरा उसका परपेंडिकुलर होगा, तीसरा सेम परपेंडिकुलर, जैसा आपने फिनाइल रिंग में देखा इसमें भी वैसा ही होगा। तो इसमें भी ये अगर इस प्लेन में है तो सेकंड वाला इसके पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, थर्ड वाला सेम प्लेन में होगा। तो अगर ये दोनों सेम प्लेन में होंगे तो सिस ट्रांस मिलेगा। यहाँ पर भी वही लॉजिक, ऑड नंबर रिंग विल गिव GI, इवन नंबर विल गिव OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर 1, 2 and 3 ऑड नंबर है तो इसमें GI मिलेगा, कितना, ओनली 2, सिस एंड ट्रांस। अब यहाँ पे 11 ऐसी रिंग हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, उसके बाद A and B, तो भी विल गेट 2 GI, सिस एंड ट्रांस, ओनली 2। सो दिस इज GI इन स्पाइरो कंपाउंड्स। अब थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। अल्किन के बारे में हमने डिस्कस किया तो उसमें थोड़ा देख ही लेते हैं साथ में। जो अल्किन हमने बात की, सिस एंड ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमर, दिस इज सिस, ट्रांस। अब ट्रांस में सिस में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्ड वाले से थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड पार्शियल पोलर होगा। यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, नेगेटिव चार्ज इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब डाइपोल मोमेंट क्या है हमें मालूम है, HCl, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज, 2 पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो उसके मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कब मैक्सिमम होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड, सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड अगर गैदर हो जाए तो वो 2 पोल्स क्रिएट होता है एंड इट विल क्रिएट डाइपोल मोमेंट। बट यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आमने सामने आ गया, एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। BeCl2, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 2 टाइम प्लस, तो ये पोल दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट आ गए, डाइपोल मोमेंट 0। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर सब्सटेंस। बट इसमें क्या है, ये दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज ऊपर की साइड ही है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट होगा। दिस इज पोलर, इट विल नॉट बी 0, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0.33 d by, that is its unit, but that value we don't need to remember. This is polar, this is non-polar. ट्रांस में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों डाइपोल एग्जैक्ट ऑपोजिट, सो दे आर काउंटर बैलेंस ईच अदर। अब
मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का सिस से ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट कब आता है? जब वो सॉलिड हो तब। तो ये ट्रांस में क्या होता है, ऑपोजिट लार्ज ग्रुप है, तो ऐसा दूसरा इसके बाजू में, तीसरा इसके बाजू में, पैकिंग बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, जिसे ये ज़्यादा नज़दीक नज़दीक आप इसको अरेंज कर पाते हो, और वो सॉलिड में ज़्यादा नज़दीक होंगे तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एंड सो मेल्टिंग पॉइंट इज मोर ऑफ ट्रांस एज कंपेयर टू सिस। थर्मल स्टेबिलिटी, ट्रांस की सिस से ज्यादा है। ऐसा क्यों? दिस इज सिस, डबल बॉन्ड, दोनों ग्रुप सेम साइड, दिस इज सिस, एंड दिस इज एक्चुअली इट इज कॉल्ड मैलेइक एसिड। इसका ही ट्रांस वर्जन दिस इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड। अब ये सिस वर्जन जो है उसको आप हीट करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक में से OH, एक में से H, तो क्या बनेगा? मैलेइक एनहाइड्राइड। इसका मतलब क्या हुआ? सिस आइसोमर को आप थोड़ा हीट करोगे तो वो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस को हीट करोगे तो वो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मीनिंग क्या हुआ? ट्रांस थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, उसको हीट करते हो तो उसमें चेंजेस नहीं होता, ट्रांस इज मोर स्टेबल, सो थर्मल स्टेबिलिटी इज मोर ऑफ ट्रांस एज कंपेयर टू सिस। बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखना। सिस का ट्रांस से ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का सिस से ज्यादा। जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तब वो सॉलिड होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तब वो लिक्विड होता है, और लिक्विड में तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल में डिस्टेंस होगा ही सॉलिड की कंपैरिजन में। यहाँ जब सॉलिड था तब इसकी पैकिंग इतनी रेगुलर थी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था, लेकिन अगर ये लिक्विड में ही कन्वर्ट कर दो दोनों को तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस तो ऐसे ही बढ़ गया, तो पैकिंग अब इफेक्ट नहीं करेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या मैटर करेगा कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना है। तो बिकॉज दिस इज पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और ये डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, दिस इज पोलर, एंड इसका ऑल ओवर डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, दिस इज नॉन पोलर। तो ऑब्वियसली नॉन पोलर एंड पोलर, तो पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसलिए इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ही ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ सिस इज मोर एज कंपेयर टू ट्रांस। एंड सेम solubility in water या in any polar solvent, तो polar substances are more soluble in polar solvent and cis is polar, so solubility भी cis की ज़्यादा होगी trans के कंपैरिजन में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी होगी डाइपोल मोमेंट के रिगार्ड्स में।
फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनर, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, सेम साइड है, ये नेगेटिव चार्ज, सेम साइड है, दैट्स व्हाई इट इज मोर पोलर। यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है तो पॉजिटिव आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट काउंटर बैलेंस ईच अदर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए ट्रांस में डायपोल मोमेंट 0, सिस में डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन डायपोल मोमेंट ऑफ सिस विल बी मोर देन ट्रांस। लेकिन अब यहाँ पे सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करेंगे, ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, लेकिन ये तो है ना, दो सेम हाइड्रोजन, ये सिस, ये हाइड्रोजन ऑपोजिट ट्रांस। तो अब अच्छी तरह से देख लो, ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इसमें क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और वो सामने वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल ओवर एक साइड बढ़ेगी, एक साइड नेगेटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें तो डायपोल मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो यहाँ पे पॉजिटिव, बट ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो नेगेटिव, तो यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज सेम साइड थी, इसलिए इसकी पोलैरिटी मैक्सिमम थी, डायपोल मोमेंट मैक्सिमम थी, बट यहाँ पर तो डिवाइड हो गया है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव सेम चार्ज सेम साइड नहीं है। तो इस केस में अगर दो ग्रुप जो अटैच होते हैं पाई बॉन्ड के साथ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑपोजिट होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑपोजिट मींस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड वन इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, देन इसमें ट्रांस वर्जन में डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। यहाँ पे डायपोल मोमेंट ट्रांस का ज्यादा होगा, सिस का कम होगा, जीरो तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ट्रांस की कंपैरिजन में बहुत कम होगा। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, क्लोरीन, तो आमने सामने काउंटर बैलेंस, इसका डायपोल मोमेंट 0, दिस इज नॉन पोलर, बट यहाँ एग्जैक्ट आमने सामने नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, दिस विल बी पोलर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स एक साइड होते जा रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज एक साइड गैदर हो रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा, बट दिस इज मोर पोलर। इन शॉर्ट, ये दोनों ग्रुप के बीच में जो एंगल है वो जितना कम होता जाएगा उतनी पोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। 180 एंगल पे वो नॉन पोलर होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉन पोलर। यहाँ पे पोलैरिटी होगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एंगल कम होता जा रहा है, सो वो सेम चार्ज नजदीक आ रहा है, सेम चार्ज सेम साइड, opposite charge opposite side, two poles will be created, so dipole will be more। अब इसमें डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं, ऐसा भी कई क्वेश्चन आते हैं, लाइक ये है डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसमें साइनाइड दिया है हमें एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं, तो इसमें भी 0 होगा। क्यों? C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक लाइन में ही होगा ना, एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो डायपोल मोमेंट 0। तो ऐसे कई अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें याद रखना है डायपोल मोमेंट कब मैक्सिमम होगा, दो सेम ग्रुप नजदीक होंगे, बॉन्ड एंगल कम होगा,
लेकिन अगर यहाँ पे CH3 होता तो ऑपोजिट होता। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये दोनों आमने सामने होंगे तो डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऊपर वाला खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड बढ़ेगी ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 पोल्स विल बी क्रिएटेड। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सेम साइड हो गए, तो इसमें डाइपोल मोमेंट मिनिमम होगा। तो ये भी हमें याद रखना है। तो ये पोलैरिटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमें पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये हमें अच्छी तरह से याद रख के नोट डाउन करना होगा। Now we'll see, this is this was structural isomerism. Now it is over. Now we are going to see stereoisomerism. We know in stereoisomerism हमने पहले भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर से एक बार क्विक रिमाइंडर दे देता हूँ। Configurational isomerism, and conformational isomerism. In configurational isomerism, there are two parts. Geometrical isomerism, that is GI, and optical isomerism, that is OI. तो अब ये याद रखना, क्योंकि कभी अगर ऐसा पूछे कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल है, ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया हुआ है कि कभी कभी हमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें टोटल हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। अगर हमें स्टीरियो आइसोमर्स पूछते हैं, जस्ट मिनट, थोड़ा लाइट कम आ रहा है। अगर हमें टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए तो उसमें हमें जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर दोनों काउंट करके आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि जियोमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल, स्टीरियो आइसोमर तो है ही। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, तो जियोमेट्रिकल भी काउंट करने हैं, ऑप्टिकल भी काउंट करने हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे काउंट करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये हम अभी देखेंगे। लेकिन ये दोनों हमें ख्याल रखना है कि दोनों स्टीरियो आइसोमर्स तो है ही। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, एनी कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल है, पोलरिमीटर ट्यूब है, वो ही पहले हम देख लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस का मीनिंग क्या है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस? तो पहले हम वही देख लेते हैं। सपोज हमारे पास मोनोक्रोमिक लाइट है। मोनोक्रोमिक लाइट मीन्स फ्रॉम विच वी कैन गेट ओनली वन वेवलेंथ, लाइक सनलाइट है, देयर आर 7 लाइट, 7 कलर्स, वी नो, जानी वाली पिनारा, लोइना पिनारा नहीं हो, there are 7 colors, but we want only one wavelength, one frequency, one color. So this is sodium lamp, अपना जो येलो लैम्प है ना, उसमें से ओनली येलो कलर लाइट ही रिलीज होती है। तो दिस इज लाइट सोर्स,
इसमें से जो लाइट निकलेगी उसकी जो वेव्स होंगे वो ऑल पॉसिबल प्लेन में होंगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल पॉसिबल प्लेन में उसके वेव्स होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? तो लाइक सपोज यहाँ मैंने बल्ब चालू किया तो वो बल्ब की लाइट आपकी ओर आएगी, बट लाइट में तो वेव्स होते हैं, तो अब उसके वेव्स आपकी ओर तो आएंगे ही, लेकिन ऐसे अप डाउन वेव नेचर है ना उसका। तो दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ दैट वेव, दिस इज द प्लेन इन विच इट इज इन मोशन। अब सभी इस प्लेन में नहीं होंगे, कुछ थोड़े ऐसे हो जाएंगे राइट हैंड साइड, ऐसे प्लेन में आएंगे तो आपकी साइड ही, लेकिन उसका प्लेन ऑफ मूवमेंट स्लाइड चेंज होगा। फिर तीसरा स्लाइड चेंज कर दो, ऐसे ऐसे आपकी ओर आएगा। इट मीन्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन देयर इज ए लाइट वेव्स, इन ऑल पॉसिबल प्लेन लाइट वेव will expand towards you. So this is called non-polarized light or unpolarized light. Non-polarized light or unpolarized light. But इसको जब हम पोलराइजर में से पास करेंगे, Now what is polarizer? निकोल प्रिज्म करके एक प्रिज्म आता है। ये पोलराइज्ड लाइट इसमें से, नॉन पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास होगी तो ओनली एक प्लेन में जो वाइब्रेट करते हैं ऐसे ही लाइट के वेव्स इसमें से पास होंगे। अब वो क्या होगा? तो जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज नॉट रियल। यहाँ से लाइट आपकी ओर आ रही है, मैंने यहाँ पे बल्ब चालू किया है, बीच में मैं एक लकड़े का कोई ऐसा स्क्वायर रख देता हूँ, उसमें बीच में छोटी सी जगह है, इतनी पतली सी जगह है बस। तो अब यहाँ से जो वेव्स आ रहे हैं उसमें एग्जैक्ट ऐसे अप डाउन वाले जो वेव्स है वो उसमें से निकल जाएंगे, लेकिन जो क्रॉस में होते हैं ये कोई भी इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। ये लकड़ी है, उसमें से लाइक सपोज छोटी सी बीच में जगह है, तो अब जो ये प्लेन होगा वो ही उसमें से बाहर निकलेगा। ऐसे क्रॉस में जितने भी प्लेन होंगे वो उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये पोलराइजर क्या करता है? इसमें देयर आर लाइट्स विच इज मूविंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन, बट व्हेन पास थ्रू पोलराइजर देयर विल बी ओनली वन प्लेन। सो नाउ light will move only in one plane. This is called plane polarized light. In short, we are writing PPL. This is called plane polarized light. अब हम क्या करेंगे? एक ऐसी ट्यूब होती है जिसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे डेसीमीटर में। दिस इज कॉल्ड पोलरीमीटर ट्यूब। अब कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, हमें डिसाइड करना है। तो उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में, अगर वो सब्सटेंस खुद लिक्विड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सॉलिड है तो उसको कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके इसमें फिलअप करना है। लेकिन याद रखो, सॉल्वेंट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं वो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन हम इसमें फिलअप करेंगे। कोई भी सब्सटेंस का उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में हमें लेनी है, वो बाद में देखेंगे, अभी वो मैटर नहीं करेगा। अब क्या करना है, इसमें से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होके बाहर निकलती है तब हमें उसका प्लेन चेक करना है। अगर वैसा ही रहता है, मतलब सपोज यहाँ पे पोलरीमीटर ट्यूब है,
ऐसे। यहाँ से जो प्लेन गया वो ऊपर नीचे ऐसे था, ऊपर नीचे ऐसे प्लेन उसके अंदर एंटर हुआ, लेकिन बाहर ऐसा ही निकला, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि इसके अंदर जो सब्सटेंस हमने फिलअप किया हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ये जो लाइट है, सपोज ये इस प्लेन में मोशन में है, ये पोलरीमीटर में से पास होने के बाद उसका प्लेन स्लाइट चेंज हो गया, अभी वो क्रॉस में हो गया, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स दिस सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव, it will rotate plane polarized light. This is plane polarized light. When it passes through this substance, if it is rotating right hand side or left hand side, that compound is called optically active. So what is optically active substance? If any substance rotates plane polarized light towards right hand side or left hand side, but that compound is called optically active. तो ये जिस प्लेन में मोशन में है वही प्लेन में अगर बाहर निकल के भी रहेगा तो इसमें जो कंपाउंड फिलअप किया है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। लेकिन ये प्लेन पहले था, अब सपोज ये ऐसे क्रॉस में हो गया, राइट हैंड साइड थोड़ा प्लेन चेंज हो गया, अगेन आई एम टेलिंग, वो ऐसे स्ट्रेट था जब एंटर हुआ, अब बाहर निकलने के बाद थोड़ा क्रॉस हो गया, तो इट विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट towards right hand side or left hand side. That's why now this substance is called optically active substance. अब उसमें दो टाइप होते हैं, कुछ सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड मूव करते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं। तो उसके हिसाब से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। In short, we are writing D or plus right hand side। अगर वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, L, that is called levorotatory। small l, or we are writing minus। right hand side डेक्स्ट्रो और वी आर राइटिंग प्लस, लेफ्ट हैंड साइड लियो और वी आर राइटिंग माइनस। आपने कहीं ऐसा देखा होगा D प्लस ग्लूकोज, तो ये D फॉर डेक्स्ट्रो नहीं है, डेक्स्ट्रो और लियो में स्मॉल d और स्मॉल l आता है, कैपिटल नहीं, ये कोई और है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये प्लस का जो साइन है वो डेक्स्ट्रो है, स्मॉल d लिखो या प्लस दोनों एक ही है। तो ये जो D प्लस ग्लूकोज आप लिखते हो बायोलॉजी में, ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स दिस ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो इसमें से अगर आप ग्लूकोज फिलअप कर दो तो ये लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है PPL, इसमें से आप पास करोगे तो उसका प्लेन राइट हैंड साइड रोटेट होगा। सो इट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ अगर आपको दो डिफरेंट कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी की स्ट्रेंथ मालूम करनी है, कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना ज़्यादा लाइट को रोटेट करता है, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? ये एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा कितना है उससे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन ज़्यादा रोटेट करता है। लेकिन कौन ज़्यादा रोटेट करता है सिर्फ ये ऑब्जर्व्ड अल्फा से मालूम नहीं पड़ेगा, एंगल से मालूम नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमें इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन फिलअप की है वो भी चाहिए, ये पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई तो ये लाइट को उस सारी लेंथ में से पास होके बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी एंगल ज़्यादा हो जाएगा। एक की कॉन्सेंट्रेशन कम है, दूसरे की ज़्यादा है, तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा रोटेट करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा एक्टिव है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये सभी हमें चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो तो रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन से हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ रोटेशन से नहीं। तो वो स्पेसिफिक रोटेशन क्या है उसको हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा लैम्बडा टी, लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ अप्लाइड लाइट। ये दोनों में सेम होनी चाहिए, जो दो सब्सटेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो दोनों में लाइट एक ही पास करनी है हमें,
और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर दोनों सेम होना चाहिए। फिर उसका फॉर्मूला क्या, अल्फा ऑब्जर्व्ड मीन्स यहां से बाहर निकलने के बाद जो एंगल हमें मिलता है, कितने एंगल पे रोटेशन हुआ, बाय लेंथ, ये पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ कितनी है और दैट विल सी इन डेसीमीटर, इनटू concentration but that we'll see in gram per ml. So this is specific rotation. Okay, so now this is optical isomerism. We'll see next point in next lecture. Bye beta. हाँ, वैष्णो देवी सर